ये मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हेलो। यस हाँ हाँ नितिन जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मटेरियल बैलेंस का कंसेप्ट पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी का कंसेप्ट पढ़ेंगे और कुछ लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एनर्जी बैलेंस के, और सेंके डायग्राम पढ़ेंगे। सेंके डायग्राम क्या होता है वो पढ़ेंगे, और कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना? तो क्या होता है कि जनरली आपका इस चैप्टर से वो मास बैलेंस का भी सवाल आता है, एनर्जी बैलेंस का भी आता है, 5 नंबर का भी आता है, 10 नंबर का भी आता है। तो लास्ट टाइम जो मैंने बताया था कि हम लोग कंपोनेंट बैलेंस करते हैं और उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना अपना? जो लास्ट में मैंने बताया था उसमें कोई डाउट है कि नहीं है? नहीं कि नहीं नया टॉपिक शुरू करता हूँ? ये ठीक है ना? हाँ तो चलिए। जो हम लोग अपना शुरू करते हैं एनर्जी बैलेंस, तो एनर्जी बैलेंस में सबसे पहले हम लोगों को मेनली क्या है कि बेसिक ज्यादा नहीं दिया है थर्मोडायनेमिक्स का वैसे इसमें BEE के, लेकिन मैंने थोड़ा डाला है ताकि आपको फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ पता होना चाहिए। वो एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेता है कि फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल बेस्ड है, सेकंड लॉ किस प्रिंसिपल बेस्ड है, और थर्ड लॉ किस पे बेस्ड है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो टोटल हमारी एनर्जी है सिस्टम में, जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जनरली क्या रहता है कि जितना भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहता है, जैसे कि मेरा एक पिस्टन है, पिस्टन को मैं अब दबाऊंगा तो मेरा क्या होगा? अपना जो जो आप उसको वर्क दे रहे हो और जो हीट रिलीज होगी वो किस में कन्वर्ट होगी? मेरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो du इक्वल टू dq माइनस dw प्लस dw, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आइदर वर्क डन बाय डन किया सिस्टम ने, ऑन द सिस्टम किया। तो जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा बोलता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा? अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व्ड और रिजेक्टेड प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बोलता है। उसके बाद आता है दूसरा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उससे पहले एक और कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है कंसेप्ट सिस्टम का, एक होता है सराउंडिंग का। तो मेरे को कोई बताएगा कि सिस्टम और सराउंडिंग होता क्या है वैसे? अगर कोई भी मेरे को बताएगा कि सिस्टम और सराउंडिंग का क्या कंसेप्ट होता है? सिस्टम और सराउंडिंग का क्या वो क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग का बाउंड्री क्या कंसेप्ट होता बाउंड्री के अंदर जो भी हमारा है? हाँ जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी चीज होगा वो सिस्टम होगा, बाउंड्री के बाहर हाँ, वेरी सराउंडिंग गुड। होगा। जैसे कि ये मेरा एक पिस्टन है, ठीक है ना? अब मान के चलो ये मेरे सिस्टम, ये मेरे एक पिस्टन है, इसको मैंने मान लिया एक सिस्टम है ये, ठीक है ना? अब इसके अंदर मेरा जो भी अगर वो हीट एक्सचेंज करेगा विद इन सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, क्लोज सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम होता है। जब वो हीट एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ, उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। जब वो हीट एक्सचेंज करेगा विद इन द सिस्टम, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? ये मेरा जो पिस्टन सिलेंडर है ये मेरा एक सिस्टम है, और जो उसके आसपास में जो बाउंड्री है जिसको हमने डिफाइन किया वो क्या है? सराउंडिंग है। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ बताओ? मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर मैं चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब हुआ? कोई बताएगा मेरे को? एनर्जी नीदर कैन बी हाँ क्रिएटेड और मतलब नॉट। आप, हाँ मतलब ये कहने का मतलब है कि जितना सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा उतना मेरा सराउंडिंग कितना क्या करेगा? उतना हीट गेन करेगा। तो जो टोटल चेंज आएगा एनर्जी में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये मेरा क्या स्टेटमेंट देता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देता है। तो इसमें एक क्लोज सिस्टम होता है, एक होता है अपना ओपन ओपन सिस्टम। सिस्टम। अब आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल सा थर्मोडायनेमिक्स है। बहुत सारी स्टेटमेंट मिलेंगी आपको बुक में पढ़ने के लिए, लेकिन आपको बहुत यू टू वेरी सिंपल इसका है कि जो हीट फ्लो होती है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर कूलर बॉडी। जो आपकी हीट जो फ्लो होती है वो कहां से कहां फ्लो होती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे होती है, नेवर इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि आपकी जो हीट फ्लो होती है वो कहां होती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे होती है। दूसरा हम लोग इसको जब एंट्रोपी की कंसेप्ट में बोलते हैं, तो कोई बताएगा कि एंट्रोपी क्या होती है? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज द एंट्रोपी?
degree of disorderness. हाँ, And डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और यू कैन से डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उसको उतनी ज्यादा आपकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक और डेफिनेशन है। एक तो ये डेफिनेशन है कि ये बोलता है कि जो हीट फ्लोज होगी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी होगी। ये मैं इसलिए आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आपका एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कभी कभार पूछ लिया जाता है। दूसरा पूछेगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेज दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आइदर इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट नेवर डिक्रीजेस। इसको कोई एग्जांपल देके समझाएगा इस लाइन का क्या मतलब है? कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेज दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आइदर इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं आपको हिंट दे देता हूं थोड़ा सा ताकि आप थोड़ा दिमाग लगाएं। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसको कोरिलेट करता है। बताइए अमित जी, बताइए कुशाल, बताओ कैसे होगा, क्या क्या कहना चाहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कह रहा है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेज दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आइदर इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट नेवर डिक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरी हॉट बॉडी है, ठीक है ना, और हॉट बॉडी से मेरी कोल्ड बॉडी में आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, मान के चलो। तो ये कह रहा है कि जब मैं अगर मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलूं तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरा बोलता है एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय टी, ठीक है ना। ये बोलता है अगर मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखूं तो चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो जब मेरी हीट फ्लो होगी तो इसका जो अब डिग्री और रैंडमनेस होगी ये भी कम होगा, क्यों? तो एस भी कम होगा, मतलब हॉटर बॉडी की क्या होगा, डिग्री और रैंडमनेस कम होगा। लेकिन कोल्ड बॉडी का जो वो होगा, कोल्ड बॉडी की भी जो एंट्रोपी होगी वो बढ़ेगी क्योंकि हीट गेन कर रहा है। लेकिन जो टोटल आपका एंट्रोपी होगी हॉट प्लस कोल्ड वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। लेकिन वो कभी भी घटेगी नहीं। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा है कि जो टोटल एंट्रोपी सिस्टम आइदर इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब कि जब आपकी हीट फ्लो हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, तो आपकी हॉट बॉडी से जब हीट ट्रांसफर होगी तो हॉट बॉडी की डिग्री ऑफ रेंडमनेस कम होगी, उसके रेस्पेक्ट में कोल्ड बॉडी की आपकी डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल जो आपकी एंट्रोपी है वो फिर भी बढ़ेगी, ठीक है ना। कुशाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म जी में क्या सर, लिख सकते हैं, मतलब या डेल्टा तो एस इक्वल टू हम्म, चेंज इन इक्वल टू क्यू बाय टी। तो क्या होता है ना, ये जब तक आप एग्जांपल नहीं लोगे ना इनके प्रैक्टिकल, तब तक आपको ये एंट्रोपी हुआ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो जैसे मैंने बताया था एंट्रोपी क्या, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ disorder of the system. Entropy also describe how much energy is available, not available to do the work. एक और आप इसको एंट्रोपी में बोल सकते हो। इसका जो मेरे को और ये समझा दोगे इस लाइन का मीनिंग, इस लाइन का क्या मीनिंग है कुशाल बताओ। मतलब कि entropy also describe how much energy is not available. Okay. हाँ मतलब मेरे पास एनर्जी अवेलेबल है बट वो एनर्जी कितने काम का है वो स्पेसिफिकली एक वेरी चीज। वेरी गुड, Yeah. बहुत सही बोला कि हमारे पास एनर्जी है लेकिन मेरी पूरी की पूरी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, मेरी कुछ एनर्जी लॉसेस में भी जाएगी, ये कह रहा है ये। वेरी गुड, बहुत मैं खुश हूँ मतलब क्योंकि एनर्जी कैन नॉट एंट्रोपी बी 100% converted. आपकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी जो होगी कुछ वर्क में जाएगी और कुछ लॉसेस में जाएगी। समझ में आया? समझ में Okay. आया? तो ये कह जी रहा सर. है, इसलिए क्या है ना, जब कंसेप्ट पढ़ते हैं ना तो अपने को क्या है ना, पता होना चाहिए कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपने को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आपने ये बता दिया कि मेरा, अब मेरे पास अगर मैं डेफिनेशन बोलूं एंट्रोपी की, अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मेरी तीन डेफिनेशन हो गई। क्या क्या डेफिनेशन हो गई? एक तो मैंने पहले बताया था कि हीट कहाँ फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो, हाई जो अपनी हॉटर बॉडी होगी वो कोल्डर बॉडी पे हीट फ्लो होगी। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, इसका क्या बताया था कि टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आइदर इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तीसरा ये हो गया
कि आपकी जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो पूरी की पूरी 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जो आपके हीट इंजन होते हैं ना, हीट इंजन हो गए, कार्नोट साइकिल हो गई, वो किस लॉ पे बेस्ड होते हैं? वो बेस्ड होते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। किस लॉ पे बेस्ड होते हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो एक बार कुशाल तीनों जो पॉइंट मैंने बताया उसको समराइज करो। अभी हरविंदर ने ज्वाइन किया, उसको बताओ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही बोलता है कि मतलब कोई भी हीट जैसे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है वो एक तो या तो इंक्रीज होगा या वो मतलब कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डिक्रीज नहीं होगा। जैसे जो हॉट बॉडी कोल्ड हो रहा है तो उसका डिग्री ऑफ रैंडमनेस तो कम हो रहा है, लेकिन जो कोल्ड है वो भी बढ़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो टोटल जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट ही रहेगा या बढ़ेगा, लेकिन कम नहीं होगा। ये एक हुआ। हाँ और और सेकेंड है, जो हम जो एनर्जी है कोई सिस्टम पे, वो जब एनर्जी को भी कन्वर्ट होता है, वो 100% कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ उसमें कन्वर्ट होगा और कुछ लॉसेस में जाएगा। मतलब एनर्जी कैन नॉट बी 100% कन्वर्टेड। और और एक है जो एनर्जी, और एक क्या बोले, ये टोटल मैं पहला टोटल वाला बताया था एंट्रोपी। कि हॉटर बॉडी से कोल्ड, जो आपका जो टेम्परेचर फ्लो, जो हीट फ्लो होगा वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होगा। ठीक है ना, ये बताया हाँ, था। रिवर्स में नहीं। यस, हाँ, रिवर्स रिवर्स में में नहीं आपका होगा। हीट फ्लो नहीं होगा। वेरी गुड। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। और इसको हम लोग जो चेंज इन एंट्रोपी होता है, चेंज इन एंट्रोपी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q बाय T से करते हैं। ये तो हो गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ा। अब तीसरा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? तीसरा अपना क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ कहता है कि द एब्सोल्यूट एंट्रोपी जीरो, जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी जीरो फॉर ऑल द परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वो कह रहा है कि आपका अगर जीरो टेम्परेचर होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा, तो आपकी जो डिग्री और रैंडमनेस है, डिग्री और रैंडमनेस है, वो आपकी जीरो होगी। समझ में आया? तो डिग्री और रैंडमनेस किस पे डिपेंड करती है? Q बाय T पे डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब है कि थर्ड लॉ, वो कहता है कि थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है एंट्रोपी ऑफ क्लोज सिस्टम एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम approaches a constant value when its temperature approaches absolute zero। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखो एग्जांपल समझते हैं बढ़िया तरीके से। जैसे कि ये मेरा पेन निकालता हूँ, ये रहा, ये है, देखो ये है, ये मेरा एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे आइडियल स्टेट में पड़ा है, मतलब एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब कोई टेम्परेचर नहीं है। तो इसमें जो एनर्जी का लेवल होगा वो क्या होगा? बहुत मिनिमम होगा। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत मिनिमम टेम्परेचर पे रख रहा हूं, तो मेरा एनर्जी का लेवल क्या होगा? मिनिमम होगा। लेकिन मैं जैसे ही इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो मेरी जो एंट्रोपी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है एस माइनस एस नॉट इंटू के बी इंटू एल एन इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप कंसिस्टेंट विद माइक्रोस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जब मेरा टेम्परेचर जीरो था, समझे, तो मेरी क्या होगी? जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल की सबकी सेम होगी। अगर मान लो मैं सिस्टम अपना क्लोज है, मेरा क्लोज सिस्टम है, ठीक है ना, अगर मेरा टेम्परेचर है ही नहीं सिस्टम में, मैं कुछ दे ही नहीं रहा हूं, तो मेरी सारे पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगी। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो पार्टिकल्स की, वो सब चेंज होती जाएगी। कोई कोई ज्यादा हीट होगा, कोई गर्म चेंज होगा, उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपका जो ये है सिग्मा है, वो क्या होगा? आपका आइडियल केस में क्या होगा? वन होगा। तो एल एन वन क्या होता है? जीरो होता है। तो एस इक्वल टू एस नॉट जो हमारा बोला है, तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा हमारा जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट होगा। लेकिन लेकिन जब आपका ये, आप इसको जब हीट करोगे, तो आपकी सिग्मा की वैल्यू चेंज होगी। तो आपका जो टेम्परेचर होगा डेल्टा एस माइनस एस नॉट ग्रेटर देन जीरो होगा। तो कहने का मतलब है कि जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहेगी अगर आपका टेम्परेचर जीरो है, तो चेंज इन एंट्रोपी भी आपका जीरो होगा अनटिल एंड अनलेस आपका जब तब तक चेंज इन टेम्परेचर ना हो। इसको हम लोग इससे भी समझते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम बताया था कि सिंगल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर सिस्टम एट एब्सोल्यूट जीरो, दैट ओनली व्हेन माइक्रोस्टेट एजिबल ln w equals to 0।
एट टेम्परेचर ग्रेटर देन एब्सोल्यूट जीरो मल्टीपल माइक्रोस्टेट एक्सेसिबल ड्यू टू एटॉमिक वाइब्रेशन। तो इस केस में आपका क्या होगा, वर्क डन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो ये कहता है। अब मेरे को बताओ, कोई एक्सप्लेन करेगा जो मैंने बताया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ब्रीफ में, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में कोई एक्सप्लेन करेगा कि मैंने जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया उसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये वैसे है, अगर अपना सिस्टम में कोई हाँ एनर्जी, कोई हाँ अपना हीट अप, अपना जो मॉलिक्यूल है वो हम्म, रेस्ट पोजीशन में है, तो हाँ एंट्रोपी जीरो होगी। एंट्रोपी जीरो होगी। और अनटिल एंड जब तक हम उसको हीट नहीं करेंगे, जब तक वो एक्सटर्नल एनर्जी टेम्परेचर गेन नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, आपकी जो एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन हो जाएगी। तो कैन जब थर्ड तक लॉ उसमें कोई मूवमेंट नहीं हाँ, आएगा। तो मूवमेंट नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा सिग्मा था वो क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। तो सिग्मा उसके लिए 1 हो जाएगा, तो एस माइनस एस नॉट इक्वल टू के बी इंटू एल एन वन इक्वल टू जीरो। तो एस माइनस एस नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो आपको जो डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, वो आपको बीडब्ल्यू किताब में नहीं मिलेगी, वो मैं एक्स्ट्रा टफ समझा रहा हूँ, ताकि आपको तो छोटी सी डेफिनेशन दे देंगे बीडब्ल्यू की किताब में कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या है। लेकिन अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट क्या होता है, ताकि वो अगर आपका एक नंबर में थोड़ा घुमा के भी सवाल पूछेगा ना, तो आपको कंसेप्ट रहेगा कि हाँ सर ने कंसेप्ट बताया था, उस कंसेप्ट के हिसाब से हमारा ऐसा रहता। तो ये 3 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गए मेरे। अब मेरे को ये आ गई मेरी एनर्जी बैलेंस इन पावर प्लांट साइकिल। तो कोई साइकिल समझाएगा मेरा तो एक पावर क्वेश्चन प्लांट। है, हाँ बता, पूछो पूछो मैं कहता पूछो हूँ पूछो। ये जो अपना एंट्रोपी है, इसका कंसेप्ट रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ जो ये अपना क्या ये मन। एंट्रोपी कंसेप्ट, ये एंट्रोपी जो कंसेप्ट है, हम्म। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है थर्मोडायनेमिक्स में? थर्मोडायनेमिक्स में इसका ये रिक्वायरमेंट है, जो हम लोग वो निकालते हैं ना, वर्क डन निकालते हैं, वो हम लोग हम्म एंट्रोपी की मदद से निकालते हैं। उसके बाद जो हम लोग पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी निकालते हैं, वो भी एंट्रोपी में निकालते हैं। तो एंट्रोपी का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तुमने जब केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, तो उसमें एक ये था, एक अपना सब्जेक्ट था, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, उसमें किताब है स्मिथ एंड हाँ मैनेस। उसमें हाँ पढ़ना, उसमें आपको सारी की सारी जो कार्नोट एफिशिएंसी की साइकिल है, हीट इंजन की एफिशिएंसी साइकिल है, वो सब की सब किस पे बेस्ड है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको बताता है, एंट्रोपी को बताता है। तो वो बहुत बड़ा चैप्टर थर्मोडायनेमिक हो जाए। क्या नहीं, कह जो रहे हो? अपना थर्मोडायनेमिक, जो अपना थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ है, वो सिंपल हम्म। सी ये बताया कि अपना जो हीट का नहीं फ्लो नहीं नहीं है वो। नहीं 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 इससे यही थर्ड लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने यही तो बोल रहा हूँ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 पॉइंट बताया ना मैंने। दूसरा पॉइंट है, हम्म मैंने क्या बताया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 3 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने बताया ना, हम्म तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट है, तो टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आइदर इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इट नेवर डिक्रीजेस। ये पता है ना। और इसको फिर मैंने हम्म कोरिलेट करके बताया कि जो चेंज इन एंट्रोपी किसके ऊपर है, क्यू बाई टी के ऊपर। और इसी के ऊपर हम लोग फिर और जो फॉर्मूले होते हैं, डी क्यू पर डी डब्ल्यू, और अपना कार्नोट एफिशिएंसी साइकिल, हीट इंजन साइकिल, हीट इंजन कार्नोट, ये सब एंट्रोपी से निकलते हैं। और इवन जब आप टीएस डायग्राम बनाओगे ना, एंट्रोपी और हम्म आपका टेम्परेचर का डायग्राम बनता है हम लोगों का, ऐसे बनता है। अब वो अलग चीज हो जाएगा, अलग टॉपिक पहुंच जाएंगे हम लोग, कोई टॉपिक, इसलिए मैंने उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया थर्मोडायनेमिक्स से। वैसे ओ, तुमको वो स्वप्निल पढ़ाएगा, जब वो तुमको पावर प्लांट पढ़ाएगा हम्म ना, स्टीम साइकिल, तो उसमें तुमको टीएस साइकिल हम्म समझाएगा, रीजनरेटिव टीएच साइकिल डायग्राम क्या। बनता था। हाँ अच्छा, टीएस टीएच डायग्राम डायग्राम। में, हाँ टीएस डायग्राम में आपको रीजनरेटिव साइकिल सिखाएगा, रीजनरेटिव रीहीटिंग क्या होती है, रीजनरेटिव हीटिंग क्या होती है, ठीक है ना, रैंकाइन साइकिल क्या होती है। जो रैंक पावर टाइम। प्लांट होता है ना, पावर प्लांट जो रैंक ये टाइम। साइकिल है ना, ये पावर हम्म प्लांट का जो साइकिल है ना, ये रैंकाइन साइकिल पे ही बेस्ड है। हाँ, अच्छा मैं रैंक टाइम अभी क्या, साइकिल। हाँ हाँ अभी मैं यही पूछ रहा था कि कोई मेरे को साइकिल एक्सप्लेन करेगा क्या है, क्योंकि आज सब साइकिल लोग में सीमेंट बैग। हाँ बताओ, बिल्कुल आराम से बताओ। साइकिल में क्या है, अपना जो प्रोसेस होते हैं, अपना जो हीट इन हो रही है, जो वर्क डन हो रहा है, हीट आउट हो रही है, एक साइकिल नहीं के नहीं थ्रू होती है पूरी। नहीं नहीं, मैं वो तो सबको पता है, ये जो प्रोसेस हो रही है ना, ये 1 2 3 4, 1 में क्या हो रहा है, 2 में क्या हो रहा है, 3 में क्या हो रहा है, 4 में क्या हो रहा है, कहाँ से हीट आ रही है, कहाँ से रिजेक्ट हो रही है, ये मैं पूरा सिस्टम पूछना चाहता हूँ। उसे मैंने कंसेप्ट बताया था सिस्टम बाउंड्री का, कि इसमें हमने सिस्टम बाउंड्री डिफाइन कर दी है, इसी के अक्रॉस हमको एनर्जी बैलेंस भी करना है। तो उस दिन मैंने बताया था ना कि अगर आपको मास बैलेंस करना है, एनर्जी बैलेंस करना है, तो आपको हम्म, सिस्टम बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी। इन्होंने सिस्टम बाउंड्री डिफाइन कर दी, ये पूरी, ये मेरी पूरी सिस्टम बाउंड्री है। अब मेरे को बताओ, इसको एक्सप्लेन करो मेरे को कि इसके अंदर हो क्या क्या रहा है। अपना ये इसके हीट जो बॉडी अपना हीट इन हो रही है, हम्म। अपना जो हीट इन बॉडी हो से रही है। हीट इन हो हाँ रही वेरी है, गुड। फिर और उसके बाद अपना हीट अपना जो अपनी हीट इन हो रही है, उसके बाद जो स्टीम जा रही है अपने टरबाइन पे जा रही है, वो जो वर्क हम्म डन हो रहा है,
और उसके बाद जो अपना वाटर है वो कंडेंस होके रेडिएटर अपना बॉयलर में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है तो। और बताओ, सर और कुछ और बताओ। इसमें हीट से पावर जनरेट हो रही है सर। हाँ, हीट से पावर, और नहीं, वो तो ठीक है, हीट से पावर जनरेट हो रही है, लेकिन इसका ओवरऑल प्रोसेस में बताओ ना। जैसे क्यू इन गया है आपका, क्यू इन से हाँ आपका कितना क्यू आउट निकल गया, डब्ल्यू आउट आपका, चलो उसमें निकल गया, ये बदन वर्क डन में निकल गया। लेकिन ये स्टेप, एक ही स्टेप बताओ कि पहले स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में क्या होगा, चौथे स्टेप में क्या होगा। मान लो अगर आपको कल एग्जाम में आगे लिखने के लिए एक्सप्लेन द एनर्जी बैलेंस इन द पावर प्लांट साइकिल आ चुका है ये सवाल, फिर क्या लिखोगे उसमें? 5 नंबर में आ गया। तो आपको साइकिल के बारे में पता होना चाहिए ना, ये क्या 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 क्या। मतलब इस तरह का पूछा जो कैसे बॉयलर से स्टीम टरबाइन है, तो मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है इस तरह का जो है। नहीं 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 नहीं, अभी जैसे अभी एडिबैटिक एडिबैटिक इधर टेक्निकल टर्म में मत जाओ, मेरे को एक बिल्कुल देसी भाषा में समझाओ कि हम लोगों का अभी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। किसी को पता है तो बताओ, वरना मैं आगे मैं बताता हूँ। पहले हम इसमें हीट इन, एक बार बता हम दीजिए। Q in is the Yes. amount of heat that is going in the boiler to boil the water and generate steam. That steam is then moving the turbine, which is doing work. That is work done by the system. Work out है वो. Then उसके बाद कंडेंसेट जो है, कंडेंसर में हम उसको लेके जाते हैं थ्रॉटलिंग करके, कंडेंसेट बन जाता है। कंडेंसेट के बाद उसी को वापस हम बॉयलर में रिसर्कुलेट कर देते हैं वाया फीड पंप। तो फीड पंप को चलाने के लिए देयर इज द सिस्टम, जो हमें वर्क एक्स्ट्रा जो फिर वो वर्क डन हो गया, तो देयर आर और कंडेंस जो हमारा वर्क, सो बेसिकली क्यू इन इज द energy that is going in, W out is the energy that is going out. देखो सिंपल सा है, सिंपल सा, मैंने आपको अभी बताया था, बस आपने अच्छा सा बताया अमित जी ने। सिंपल है, मैंने अभी क्या बताया था कि टोटल एनर्जी सिस्टम में जाएगी, उतनी टोटल एनर्जी आउट होगी। क्या इतना तुम लोगों से सिंपल पूछ रहा हूँ? क्या बताया था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, क्यू इन प्लस डब्ल्यू इन इक्वल टू क्यू आउट प्लस डब्ल्यू आउट, ये होगा। ठीक है ना? अब इसको प्रोसेस वाइज देखते हैं कि प्रोसेस वाइज कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरा बॉयलर है, तो बॉयलर में स्टीम कैसे जनरेट होती है? हम लोग कोल लगाते हैं। कोल के लिए हमारे क्या लगा रहता है, अपना एयर फिल्टर्स लगे रहते हैं, और अपने जो प्राइमरी एयर से जो एयर आती है वो रिसर्कुलेट होकर हमारे बॉयलर में गई। जब तुमको सप्लाई पढ़ाएगा और डिटेल में पढ़ाएगा, तो बॉयलर से मेरी स्टीम बनी। अब स्टीम से मेरी बनी, तो अब स्टीम क्या होती है? ये हाई प्रेशर स्टीम होती है हमेशा। क्या होती है? हाई प्रेशर स्टीम। इस हाई प्रेशर स्टीम में कुछ मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? पावर में कन्वर्ट हो गया। अब कुछ मेरा क्या होगा, जो आपका कुछ स्टीम मेरी कंडेंस हो गई। ठीक है ना? जब मेरा कंडेंसेशन होगा तो मेरी जो एंथैल्पी होगा, एंथैल्पी क्या होगा? हीट रिजेक्ट होगा मेरा। तो हीट रिजेक्ट क्या होगा मेरा? क्यू आउट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा। उसके बाद ये होता है बॉयलर फीड वाटर पंप। क्या होता है? बॉयलर फीड वाटर पंप। तो बॉयलर फीड वाटर पंप ने क्या किया, जो अपना ये कहते हैं अपना, जो यहाँ से पानी आया है कंडेंस होकर, वापस से क्या सिस्टम है, बॉयलर फीड वाटर से पंप होते फिर ये बॉयलर में गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल काम क्या कर रहे हैं? एक तो डब्ल्यू इन कर रहे हैं फीड वाटर पंप से, बॉयलर फीड वाटर पंप से, और एक क्यू इन जो हम हीट किससे दे रहे हैं? फ्यूल से दे रहे हैं। उसके रेस्पेक्ट में हमको आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट ये मिल रहा है कि हमारे सिस्टम में क्यू आउट हीट रिजेक्ट हो रही है, और डब्ल्यू आउट हमको क्या मिल रहा है? वर्क डन मिल रहा है। तो हमारा जो पावर प्लांट का जो साइकिल होता है वो बेसिकली यही रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं रैंकाइन साइकिल। ठीक है ना? तो कई बार क्या करते हैं कि हम लोग इसको जो ये जो ब्लीड होती है इसको दोबारा से रीड कर देते हैं, तो इसको रीजनरेटिव साइकिल भी बोलते हैं। वो डिटेल टॉपिक हो जाएगा, तो तुमको पावर प्लांट पढ़ाएगा सपने। तो मोटा मोटा अपना ये हो रहा है। अब इसको अगर मान के चलो, तो आपसे कोई पूछता है कि इसके क्रॉस एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लिखो, तो आप एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? तो समेशन ऑफ हीट प्लस समेशन ऑफ डब्ल्यू कितना होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपनी किसी भी क्लोज साइकिल में क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। तो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है ना? तो डेल्टा क्यू क्या है मेरा? क्यू इन माइनस क्यू आउट, और डेल्टा डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू इन डब्ल्यू आउट। तो मेरा क्या होगा? क्यू इन प्लस डब्ल्यू इन माइनस क्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट। तो ये इक्वेशन मेरी हो गई एनर्जी बैलेंस की। मान के चलो एग्जाम में आपको एनर्जी बैलेंस लिखने के लिए आ गया कि राइट डाउन द एनर्जी बैलेंस सिस्टम ऑफ द पावर प्लांट सिस्टम। तो आपको ऐसे लिखना है डी क्यू प्लस डी जी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू, और डी यू क्या अपना? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कई बार क्या होता है ना, ऐसे सवाल हम लोग करके नहीं जाते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हमने तो हाई फाई सवाल कर दिया और एग्जाम में ऐसा पूछ लिया, और था बहुत सिंपल सा।
तो आपने को क्या करना है, जो टोटल सिस्टम में एनर्जी है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल सिस्टम में एनर्जी कितनी गई, टोटल सिस्टम में एनर्जी आउट कितनी गई। तो क्यू इन प्लस डब्ल्यू एन इक्वल टू क्यू आउट माइनस इक्वल टू डब्ल्यू आउट भी लिख सकते हैं। या टोटल नेट वर्क डन पूछेगा, नेट कितना है, तो क्यू इन प्लस डब्ल्यू एन माइनस क्यू आउट माइनस डब्ल्यू आउट। तो ये अपना जो था बेसिक जो थ्योरी थी जो बीडब्ल्यू के पार्ट में दी गई है, उसका भी हमने कवर कर लिया। I अब think आता है this is based on thermodynamics first law, na? Rankine cycle. Rankine cycle. This one based on thermodynamic cycle. Again, you will discuss. I think unit 2 or unit 3. Sapne will discuss you in the detail about this Rankine Okay. cycle. And again, in Okay. the book 4, in the power plant, again you will get the more through about the regenerative cycle, Rankine cycle, about TS diagram. But here I already put these slides, put these concepts so that you will get the more and more idea. Right, Now, right. day after tomorrow, I will teach you humidity chart. Okay. Okay. Now, Mhm. humidity chart itself is a very big topic because in book Okay. 3, even book 1, even book 4, you will get the questions from the refrigerator, vapor compression cycle, and every year generally they will give you 5 marks question in the book 3 about the Okay. humidity chart. What is the concept of dry bulb temperature? What is the concept of evaporative cooling? And second thing, if you able to learn the humidity chart successfully, you can do the any numerical upon the Okay. cooling tower easily and upon the numerical of the this vapor absorption refrigeration cycle. Okay, Right. so generally the humidity chart is not very easy to understand, but it's very easy chart if you able to easily understand, na. Because in humidity chart, the most important thing is how to read the dew point temperature, how to read the wet bulb temperature, how to read the enthalpy process, and second, Mhm. what will happen if the air is contact with water? What will happen if the air is humidified? What will happen if the air is dehumidified? So it's a very interesting topic. It's a pure chemical engineering, and generally BEE asks around 5 to 10 marks question in the exam. Okay, so these topics we will discuss on Sunday. Humidity chart. Before this, I wanted to say that कि suppose you have to find the cycle efficiency. आपको efficiency निकालनी है cycle efficiency. तो cycle efficiency कैसे निकालते हैं किसी की भी? कितना आपने input दिया और उसके रेस्पेक्ट में आपको कितना आउटपुट मिला। समझ के चलो ये मेरा इनपुट है 115 प्लस 185, इसके रेस्पेक्ट में आउटपुट कितना मिला मेरे को 45 मिला, लॉस कितना हो गया 155 हो गया। तो अगर आपको साइकिल एफिशिएंसी का कोई भी छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है तो आपको हमेशा ये कंसेप्ट रखना है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो जितना आपने इनपुट में हिट दिया है उसके रेस्पेक्ट में आपको कितना आउटपुट मिला। अच्छा, एनीवन कैन टेल मी कि हाउ टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ WHRS? WHRS की हम लोग जो एफिशिएंसी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? टोटल पावर WHRS जनरेटेड, टोटल हाँ पावर जनरेटेड जो हमारा किलोवाट में मेगावाट में, मान लीजिए हाँ एक प्लांट है उसका मेगावाट हाँ में निकला, हाँ और जो हीट हमारा जो टेम्परेचर ड्रॉप मुझे मिला यहाँ पे प्रीहीटर गैसेस पे, दैट इज द हीट वी हैव एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड। और आई वुड से कि जो वेस्ट हीट निकल रहा था, मतलब कि आउट ऑफ स्टैक से आप जो भेज रहे थे बाहर वेस्ट हीट, उस हीट में से कितना हीट हमने निकाल लिया, मतलब वो वेस्ट जा रहा था और कितना पावर नहीं एक्सट्रैक्ट हुआ इतना नहीं, आप बहुत लंबा चले गए। अब कंसेप्ट आपने पकड़ लिया, आप सही बता रहे हो लेकिन इतना लंबा नहीं बताना है, बहुत सिंपल है। WHRS में क्या रहता है? हाँ बोलो बोलो। जो जनरेशन होता है उसमें से कितना यूज हो रहा है पावर प्लांट में, वो मतलब उसको हटा के जो पावर बचती है वो होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि कल तुम इंटरव्यू देने गए, तुमसे पूछा कि भाई हरविंदर की भाई तुम्हारा WHRS की एफिशिएंसी कितनी है? आपने बोला कि सर मेरा 21% आता है। तो इंटरव्यू ने बोला कि 21% कैसे आया, तो तुम उसको कैसे इलिबरेट करोगे? उसको इलिबरेट करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, दो बॉयलर होते हैं उसमें, एयर APH बॉयलर होता है, AQC बॉयलर होता है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब, जो APH बॉयलर में कितना अमाउंट हीट अब्जॉर्ब हुआ और कितना आपका AQC बॉयलर में हीट अब्जॉर्ब हुआ, वो हीट अब्जॉर्ब करने के बाद क्या बना, स्टीम बना, उस स्टीम से आपको कितना वर्क डन मिला, वो आपका टोटल एफिशिएंसी है। तो जितना आपने अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड इन AQC बॉयलर प्लस अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड इन AQC बॉयलर, ये अमाउंट ऑफ हीट इनपुट हो गया, उसके रेस्पेक्टिंग में आपका कितना पावर बना वो हो गया। तो पावर, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड इन AQC बॉयलर प्लस अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड इन APH बॉयलर, वो होती है आपकी टोटल एफिशिएंसी। क्योंकि आपने सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया बॉयलर्स में, उसके रेस्पेक्ट में आपका कितना आउटपुट मिला,
वो आपकी टोटल सेट एफिशिएंसी है। समझ में आया? और तो अगर अगर ओवरऑल अगर इसमें नितिन जी ऐसा भी तो हो जाएगा, जैसे बॉयलर का भी अपना एक एफिशिएंसी है। Supposedly boiler was supposed to हाँ, take out तभी तो हम अमाउंट ऑफ हीट इनपुट बॉयलर ले रहे हैं ना। बॉयलर की भी तो खुद की एफिशिएंसी, हाँ तभी तो लॉस हो रहा है ना। अगर आपका हाँ बॉयलर करेक्ट। की खुद की एफिशिएंसी, तभी तो हम लोग, मैंने यही तो बोला कि तो आपको जब आप कोई चीज करते हो ना, वैसे आपको सप्लाई पढ़ाएगा WHRS पूरा डिटेल में पढ़ाएगा, उसका स्ट्रॉन्ग है काफी। मैंने आपसे इसलिए पूछ लिया क्योंकि साइकिल एफिशिएंसी आया था आपके पास, ठीक है ना। मैं इसलिए सारे कंसेप्ट बेसिक बेसिक पूछ रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन रहते रहे और आपके दिमाग में क्या है तो वो पता चले मेरे को। तो मेनली क्या रहता है कि आपने कितना हीट इनपुट दिया सिस्टम में, उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे हाँ एपीएच बॉयलर में हमारा जो स्टार्ट हाँ पे हम लोग नॉर्मली हाँ 270 हम निकाल रहे थे, लेकिन डब्ल्यूएचआरएस से होके निकल रहा है तो सपोजिटली मान लीजिए 150 पे निकल रहा है। नहीं, तो 150 पे भी नहीं निकलता, 110 पे निकलता है लगभग, तो 100 चलिए 110 पे निकलेगा। हाँ 110 हाँ पे लिखा, तो वी हैव गॉट समवेयर अराउंड 160 का हम ड्रॉप ले रहे हैं वहां पे, मतलब मेरा टेम्परेचर ड्रॉप आ रहा है। हाँ हाँ तो हाँ अब वो हीट जो मैंने निकाल लिया, राइट, तो वो हीट निकाल लिया तो मुझे एग्जैक्ट मालूम है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज बीइंग टेकन आउट ऑफ द गैसेस। या इतना ही लिया जा रहा है। वो जो आप बोल रहे हो सही था, आई एम टोटली एग्री विद यू कि आपने जो, लेकिन उसको मैंने शॉर्ट एंड स्वीट कर दिया कि वॉट एवर द अमाउंट वी हैव फाइटिंग इन द एक्यूसी बॉयलर। तो एक्यूसी बॉयलर है जैसे, तो एक्यूसी बॉयलर में भी आप जब हीट डालोगे तो आप जब हीट डालोगे तो मैं, ये मेरा पॉइंटर ऑप्शन हो गया। तो ये आपका इनपुट हीट जो आया आपका, जो आप कूलर में टैप से ले रहे हो, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका आउटलेट में जा रहा है, जो स्टैक में जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस राइट, टेम्परेचर लोगे ना, यही तो आप कह रहे हो। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो एग्जैक्टली, इन दोनों का डिफरेंस होगा वही अपना एक्यूसी का बॉयलर का हीट अब्जॉर्प्शन है, ठीक है ना। करेक्ट। तो तो इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें भी क्या रहता है, इसका ऑडिट होता है। ऑडिट कैसे करते हैं, ऑडिट तुमको सबने बताया, मैं तुमको आपको हिंट दे देता हूँ। एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, जो डिजाइन कंडीशंस रहती है ना WHRS की, वो ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन वी हैव टू टेक द डिजाइन कंडीशन, देन वी हैव टू कंपेयर द डिजाइन कंडीशन विद द ऑपरेटिंग कंडीशन। सपोज आपके डिजाइन कंडीशन में दिया था कि आउटलेट टेम्परेचर शुड बी अराउंड 100 ±5 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका आउटलेट टेम्परेचर होना चाहिए 95 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड, बट यू आर गेटिंग 130 140 डिग्री सेंटीग्रेड आउटलेट टेम्परेचर, ओके। तो समवेयर यू यू यूजिंग, आपका जो एक्यूसी बॉयलर है वो इनएफिशिएंट है। तो फिर उसको आपको देखना पड़ेगा वो क्यों इनएफिशिएंट है, उसका वैक्यूम, उसका मतलब क्या सिस्टम है, डीसुपरेटर काम नहीं कर रहा है, तो अंदर देखना पड़ता है। तो जब ऑडिट का वो पढ़ाएगा, वैसे सपने को मैंने बोला वो टॉपिक कवर करेगा, तो आपको सारी चीजें पता चलेगी कि WHRS का जो आप क्या है ना, अभी बहुत ब्रॉड में बढ़ रहे हो। BEE की बुक में आप जाओगे आपको इतना ब्रॉड में मिलेगा नहीं, लेकिन ये क्या है, हम लोग सब इंडस्ट्रीज के, तो हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो हम लोग कोरिलेट इसीलिए कर रहे हैं। तो आपको जब ऑडिट का जो पार्ट आएगा ना, सीपीपी का ऑडिट कैसे करते हैं, तो जो जितने भी आपका सीपीपी हुआ है या WHRS होता है, इनका एक HMBD डिजाइन डायग्राम होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब डेविएशन आता है ऑपरेशन पैरामीटर्स का डिजाइन पैरामीटर्स से, तो हम उसका फैक्टर निकालते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऑडिट भी करते हैं। अब आता है ये वाला जो सिस्टम है, प्लांट एनर्जी सिस्टम। तो कोई समझाएगा, ये BEE में आ चुका है, अपनी कौन से ईयर में आया था, उसमें आया था कि यू हैव टू राइट डाउन द एनर्जी बैलेंस अक्रॉस द DG सिस्टम, ओके। 5 नंबर में आ चुका है, पता नहीं कौन से ईयर में आया था, इसलिए मैंने डाला है। तो कोई इसको समझाएगा कि क्या कैसे एनर्जी आ रही है। तो सिंपल है वैसे तो बहुत बताया, कोई कुशाल बताओ, कुशाल। सर अक्रॉस डीजी सिस्टम सर। पूरा जो टोटल अगर आपका एग्जाम में आता है 5 नंबर में, एक्सप्लेन करने के लिए कि अक्रॉस DG सिस्टम, या आ चुका एग्जाम में, आपका पूरा जो DG सिस्टम के अक्रॉस हीट बैलेंस करना है, एनर्जी बैलेंस, आपको सिस्टम बाउंड्री लिखनी है, क्या क्या सिस्टम बाउंड्री होगी, क्या क्या सिस्टम बाउंड्री में इनपुट्स हैं, क्या क्या सिस्टम में बाउंड्री में आपके आउटपुट है, क्या क्या हीट फ्लो हो रहा है, तो वो आपको लिखना है इसमें। तो आपको ये जैसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि आप एनर्जी इनपुट ले रहे हो, तो एनर्जी इनपुट के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, जैसे आप, यहाँ पर हम हाँ कोल इनपुट कर रहे हैं, ऑयल गैस और हाँ इलेक्ट्रिसिटी हाँ चार्ट। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर रहे हैं। हाँ ये उसके बाद हाँ हाँ और हीट आउटपुट। हम्म सर अंदर में जो कंजम्पशन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, थर्मल हम्म फ्लूइड, ये क्या हो रहा हम्म। है, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब ये मोटर। है, मेन हाँ मतलब क्या है कि आपने जो एनर्जी इनपुट किया, ठीक है ना। अब आपका जब हाँ। एनर्जी इनपुट किया है तो आपका एयर कंप्रेसर जो रहता है वो क्या करता है, हम्म क्या करता है,
कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करता है। तो आपने क्या किया, एनर्जी लिया, ये आपका एक्सटर्नल सोर्स हो गया, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल सोर्स से आपका जो जो आपके जो मेन जो इक्विपमेंट थे बाउंड्री में, जैसे ट्रांसफार्मर था, डीजी सेट हो गया, बॉयलर्स हो गया, चिलर्स हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया, इनका खुद का यूटिलिटी क्या है एयर कंप्रेसर का, जो उसने इनपुट लिया, एनर्जी मिला उसका एयर कंप्रेसर को। अब एनर्जी किससे बना, मान लो सीपीपी से बना, कोयले से आपने बिजली बनाई, तो बिजली बना के आपने क्या किया, एयर कंप्रेसर में गया। तो एक तरीके से क्या है कि वो आप एक तरीके से ये भी दिखा रहे हो कि आपकी एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है और टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है। तो एयर कंप्रेसर किससे हो गया, कंप्रेसर में हो गया। अब कंप्रेसर से आप क्या चला रहे हो, प्लांट चला रहे हो, सीमेंट प्लांट है, सीमेंट प्लांट का प्रोसेस भी तो यही है कि आप एनर्जी ले रहे हो, एयर कंप्रेसर चला रहे हो, कंप्रेसर चला रहे हो, कंप्रेसर से आप अपना जो भी आपका प्रोडक्शन फैसिलिटीज हो रही है उसका आपका प्रोडक्ट निकल रहा है। उसके हाथ में आपका फ्लू गैसेस, जैसे अगर मैं किलन की बात करूंगा तो पीटर गैसेस निकल रहे हैं, हीट एंड एमिशन और क्या क्या लॉसेस निकल रहे हैं। इसको जनरली हम लोग बोलते हैं गेट टू गेट। एक होता है कंसेप्ट, मैं जब आपको गेट टू गेट का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको थोड़ी पढ़ाऊंगा गेट टू गेट का कंसेप्ट क्या होता है। मेरे को सीमेंट प्लांट में बताओ गेट टू गेट कैसे करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ गेट टू गेट का एनर्जी कंजप्शन बताओ, गेट टू गेट का कंसेप्ट बताओ सीमेंट प्लांट में, डायग्राम बनाओ, तो कोई बता पाएगा कि गेट टू गेट कैसे हो रहता है। मतलब सर बाउंड्री अ, क्या है, मतलब अक्रॉस किलन प्रीट है, कुछ बाउंड्री सिस्टम तो पहले इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। एक तो कोल का एनर्जी और एक इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी, दो एनर्जीज हम लेते हैं। और फिर उसके बाद और डिटेल में जाएंगे तो वैसे तो रॉ मटेरियल भी आ रहा है, उसमें भी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, और प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, उसमें जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं उसमें एनर्जी लग रहे हैं। तो बेसिकली ये एक हर एक चीज का बैलेंस होगा, जितनी बैलेंस होगा। इलेक्ट्रिसिटी आए। गेट टू गेट हाँ, का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं मोटा मोटा बोलूंगा, कोई भी प्रोसेस में मैं जब गेट टू गेट कोई प्रोडक्ट, एक टन में क्लिंकर बना रहा हूँ, मान के चलो कुछ भी बना रहा हूँ, एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे पास जो इतनी एनर्जी में सिस्टम में डाल रहा हूँ, कोयला डाल रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहां पर भी कोयले की हम लोग क्या लेते हैं, जीसीबी लेते हैं, एनसीबी नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं, जीसीबी लेते हैं हमेशा। कोयला कोयला डाल रहा हूँ, अब बिजली डाल रहा हूँ, जैसे मैं फ्यूल प्रोसेस में क्या डाल रहा हूँ, कोयला डाल रहा हूँ, फिर बिजली डाल रहा हूँ। तो आप जितना भी एक टन क्लिंकर बनाने के लिए जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, जितना भी कोयला दे रहे हो, जो भी दे रहे हो ना, वो आपको इनपुट एनर्जी आपको सिस्टम में डालनी पड़ेगी। उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, मतलब पर टन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब गेट टू गेट का मतलब होता है कि पर टन ऑफ प्रोडक्ट में आपका कितना पावर, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसको हम लोग गेट टू गेट पढ़ते हैं। तो ये गेट टू गेट का कंसेप्ट मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा, जिसमें डिटेल एनर्जी ऑडिट का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। उसमें फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 क्या होता है, पैट स्कीम क्या होती है, गेट टू गेट क्या स्कीम होता है, सीमेंट प्लांट का मैं आपको बताऊंगा पूरा, गेट टू गेट कैसे निकालते हैं। तो उस केस में पढ़ेंगे। तो ये भी एक तरीके से क्या है, आपका गेट टू गेट है कि आपने जो एनर्जी इनपुट ली उसका इसमें हो गया, और उसके रेस्पेक्ट में आपको ये है। ये एक तरीके से आपका एनर्जी बैलेंस हो गया। आपने एक सिस्टम को, बाउंड्री को डिफाइन कर दिया, और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला अगर मान के चलो मेरे को सिर्फ इसके अक्रॉस ही डिफाइन करना हो एनर्जी बैलेंस, तो ये मेरी सिस्टम बाउंड्री हो गई। अगर मेरे को सिर्फ प्रोडक्शन फैसिलिटी उस पर ही करना हो तो ये मेरी सिस्टम बाउंड्री हो गई। तो सिस्टम बाउंड्री क्या रहती है मेरी, डिपेंड करती है कि मेरे को कहां से कहां तक आपका वो एनर्जी बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मैंने तो आपको इसलिए बताया है क्योंकि कल अगर एग्जाम में आएगा तो खाली मत छोड़कर आना, ये डायग्राम बना लेना और लिख लेना, ठीक है ना। तो ये आज आ चुका एग्जाम में, बीडब्ल्यू के सिस्टम पेपर में आ चुका है ये, इसलिए मैंने डाला हुआ है इसमें। अब आता है न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो a furnace shell has to be cooled. A furnace shell has to be cooled from 90 degrees centigrade to 55 degrees centigrade. The mass of the furnace shell is 2 tons. The specific heat of furnace shell is 0.2 kilocal per kg degree centigrade. Water is available at the 28 degrees centigrade. The maximum allowed increase in water temperature is 5 degrees centigrade. Calculate the quantity of water required to cool the furnace. Neglect the heat loss. बताओ कैसे करेंगे, तो सिंपल सवाल है बहुत। बताओ सचिन, बताओ। अरविंद तुम बताओ कैसे करेंगे इसको। उसमें वो उसमें
एनर्जी बैलेंस के लिए सर वो MC डेल्टा T वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर इसमें। फर्नेस का फिर जो वो है सर इसमें मास दिया हुआ है। जो हो रहा है ना कि एनर्जी 100% कॉमन नहीं होता है, तो Q इक्वल टू E प्लस W, तो Q का मिल रहा है वहां से, और हीट लॉस 0 बोल दिया, तो Q इक्वल टू व्हाट आर रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द सिंपल सी क्वांटिटी। बात है, आप ठंडा कर रहे हो, आप ठंडा किससे कर रहे हो? पानी से कर रहे हो। तो जब आप क्या होगा कि आपका हीट लॉस कौन करेगा? फर्नेस शेल आपका हीट लॉस करेगा, आपका हीट गेन कौन करेगा? वाटर करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो हीट लॉस करेगा आपका शेल, वो कौन, उसको किसके को लगाना पड़ेगा? जो हीट गेन करेगा, वाटर। तो दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना, जो हीट गेन बाय वाटर इक्वल्स टू जो फर्नेस शेल कूल करेगा। तो इन दोनों का मैंने हीट बैलेंस की इक्वेशन लगा दूंगा। तो इसका कितना दिया? मास 2 टन दिया है। तो 2 इंटू 1000 इंटू 0.2 इंटू 99 माइनस 90 माइनस 55, तो कितना आ गया? 14,000 किलो कैलोरी आ गया। अमाउंट ऑफ हीट वाटर गेन, तो वाटर गेन कितना हुआ? m इंटू स्पेसिफिक वाटर इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। अप्लाई एनर्जी बैलेंस इक्वेशन कर दिया, तो कितना आ गया मेरा? आपका m की वैल्यू कितनी आ गई? 28,000 kg आ गई। तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कूल द फर्नेस। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इक्वेशन लगाना, एनर्जी बैलेंस करना। जो एनर्जी आपका शेल लूज करेगा, वो गेन कौन करेगा? वाटर करेगा, है ना? ये तो बहुत सिंपल था, ये तो कर ही लोगे। अब आता है थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेशन। अब ये करके दिखाओ तब मानूंगा। अ टेक्सटाइल ड्रायर इज, या आ चुका है BEE के पेपर में। A textile dryer is found to consume the 4 meter cube per hour natural gas with a calorific value of 800 kilojoule per mole. If the throughput of the dryer is a 60 kg of wet cloth per hour, dyeing it from 55% moisture to 10% moisture, estimate the overall efficiency of the dryer taking into account the latent heat of evaporation only. तो इसमें क्या करेंगे, कोई बताएगा? इसमें सबसे पहले आपको मास बैलेंस करना पड़ेगा, जो मैंने बताया था पिछले क्लास में। पहले मास बैलेंस करना पड़ेगा। करो, बताओ उसके उसमें हो बाद क्या रहा है? पहले हो क्या रहा है इसके अंदर प्रोसेस में? कुशाल, ये न्यूमेरिकल का मीनिंग बताओ, क्या पूछ रहा है वो, पहले ड्राइंग बताओ। हो रहा है, ड्राइंग हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट हाँ 50% गया है, तो हाँ, वो ड्राई कौन कर रहा है? वो ड्राई कौन कर रहा है? वो ड्राई कर रहा है नेचुरल गैस। तो नेचुरल नेचुरल गैस जो हम लोग इनपुट हीट हमारी कहाँ से आ रही है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कि हमको इनपुट हीट कहाँ से आ रही है। इनपुट हीट हमारी क्या आ रही है? और मैंने अभी क्या बताया था कि जो आपका एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो इनपुट हीट हमको कहाँ से मिल रही है? नेचुरल गैस से। फर्स्ट इक्वेशन हमको ये डिमांड करना है। तो हमको कह रहा है कि 4 मीटर क्यूब पर आवर नेचुरल गैस विद कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 800 किलोजूल पर मोल में बोल रहा है। तो आपको तो सबसे पहले ये, अगर वो बोल रहा है कि पर मोल में, तो आपको उसको नेचुरल गैस को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कैलोरीफिक वैल्यू किस पे दी है? मोल में दी गई है। जो कई बार क्या होता है ना, आपको क्वेश्चंस में भी इतनी हिंट मिल जाती है ना कि आपको कैसे अप्रोच करना है, वो भी पता चल जाता है। अब इस पे पता है कि 4 मीटर क्यूब पर आवर नेचुरल गैस दी गई है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू 800 दिया गया है। तो आपको नेचुरल गैस के क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ केजी मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब वो क्या कह रहा है? If the throughput of the dryer is 60 kg of wet cloth per hour, drying it 55% moisture to 10% moisture, उसको हम लोग क्या करते हैं? 55% मॉइस्चर से 10% मॉइस्चर कर देते हैं। तो मेरा सबसे पहले, मैंने पिछली बार क्या पढ़ाया था कि आपका जब व्हेन यू गेट दिस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट यू हैव टू डू द सॉलिड बैलेंस। आपको क्या करना पड़ेगा? सॉलिड बैलेंस करोगे। जब आप सॉलिड बैलेंस कर लोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? क्वांटिटी ऑफ वाटर इवोपरेटेड। क्या पता चल जाएगी? क्वांटिटी ऑफ वाटर इवोपरेटेड। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इवोपरेटेड हम लोग कैसे निकालेंगे, बताओ? 60 बताओ। kg का जो 60 kg का 55% जो था वो पहले हाँ मॉइस्चर था, हाँ 45% वाज द ड्राई क्लॉथ। तो ड्राई क्लॉथ रह जाएगा, तो वी हाँ और उसमें फिर 10% हम मॉइस्चर जोड़ देंगे, तो टोटल हम्म बेसिकली हमें मॉइस्चर कंटेंट निकल जाएगा जितना रिड्यूस हो रहा है। हम्म एंड देन दैट मॉइस्चर उसको हीट करने के लिए 540 कैलोरीज किलोजूल पर जो हमारा स्पेसिफिक हीट होता है, लेटेंट हीट ऑफ, क्योंकि इसमें सिर्फ लेटेंट हीट ही यूज करना है। दैट मीन्स कि 100 डिग्री ऑफ वेट क्लॉथ आया है, 100 डिग्री से जस्ट मुझे स्टेट चेंज, फेज चेंज का ठीक है। वो अभी लगाना सेकंड है। वाले पार्ट में बाद में जाते हैं। पहले ये मेरे को हरविंदर ये बताओ, ये समझ में आ गया क्या करना है इसमें? पहला फर्स्ट पार्ट बताओ, कैसे निकालेंगे मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ वाटर सर इवोपरेटेड। 60 kg
सॉलिड कर लेते हैं, 60 केजी का 60 का 45% वो कर लेंगे, हाँ तो वो हाँ टोटल 51 सॉलिड हो गया। और प्रोजेक्ट हाँ में जो आउटपुट है उसमें हम एक्स पकड़ लेते हैं, तो एक्स का हाँ 90% इक्वल टू 60 का 27 45%। हाँ तो वही तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले सॉलिड निकालना है। सॉलिड निकालने से क्या होगा कि हमको वाटर निकल जाएगा कि वाटर एवोपरेटेड कितना हुआ है। समझ में आया? इस टाइप का सवाल आता है, हर साल आता है, इसी टाइप के सवाल देते हैं BEE वाले। ये कि कंपोनेंट बैलेंस वाले पार्शियल मेटेरियल में अगर न्यूमेरिकल आया तो इस टाइप का आएगा, इसलिए गलत मत करके आना एग्जाम में, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एवोपरेटेड कितना आ गया, इनिशियली मेरा 33 था और फाइनल कितना हो गया आपका 33 माइनस 3, तो 30 kg पर आवर आपका उड़ गया। अब वो दूसरा वो बोल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मेरे को दी गई है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, अपन को क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। ये तो आपका अमाउंट ऑफ हीट इज यूटिलाइज, ये तो आपका 30 आपका पानी उड़ा और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया 2257, तो ये तो आपका हीट आउटपुट हो गया एक तरीके से। क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज बोलो उसको या हीट आउटपुट हो गया। अब आपको अमाउंट ऑफ हीट इनपुट निकालना है, तो अमाउंट ऑफ हीट इनपुट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 1 kg मोल इक्वल टू 22.4 लीटर्स। तो आपने क्या किया, फर्स्ट कन्वर्ट मीटर क्यूब इनटू लीटर्स में, तो नंबर ऑफ kg मोल्स निकाल दिया। तो नंबर ऑफ kg मोल्स कितना हो गया 178.57 kg मोल्स, और हीट अवेलेबल फ्रॉम द नेचुरल गैस कितना होगा इनटू 800, और टोटल आपका इतना आ गया। तो एफिशिएंसी कितना होगा 67,000 डिवाइडेड बाय 142,856 इनटू 100, ठीक है ना। तो ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले आपको ये सवाल करना पड़ेगा कि आपको हीट आउटपुट निकालना पड़ेगा। हीट इनपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट इनपुट के लिए आपको नंबर ऑफ केजी मोल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ केजी मोल से आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना आपको कैलोरीफिक वैल्यू दे दी है। तो आपकी जो एफिशिएंसी आ रही है 47.39% आ रही है। तो ये सवाल 2-3 बार BEE में रिपीट हो चुका है, एफिशिएंसी का, थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेशंस का 2-3 बार रिपीट हो चुका है। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो, दोबारा बता दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्रायर का हीट बैलेंस समझ में आ गया ना सबको? ये सर हीट इनपुट वाला दोबारा समझाइए ना सर, हीट इनपुट हाँ, नेचुरल गैस। हीट इनपुट वाला मैं दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले अपना इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है पहले बताओ, क्या टेक्सटाइल ड्रायर इज फाउंड टू कंज्यूम 4 मीटर क्यूब पर आवर ऑफ नेचुरल गैस। कितना कंज्यूम करता है, 4 मीटर क्यूब करता है, ठीक है ना, विद कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 800 किलो जूल पर मोल। अब इसमें हरविंदर हमको ये दिया गया है कि हमको जो कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है ना, वो दी है किलो जूल पर मोल में। एक मोल में मेरे को 800 किलो जूल, जैसे कि हमारी कोल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, किलो कैल पर केजी कोल। जी भाई हम लोग बोलते हैं एक केजी कोयला जलाओगे आपको इतनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो एनर्जी दी गई है ये भी BEE का जो है गलत सवाल है। 800 किलो जूल पर किलो मोल है ये मोल नहीं होगा, क्योंकि मोल होगा तो वहां पे आगे कैंसिल नहीं होगा, ये BEE वाले बहुत मिस्टेक करते हैं। तो ये होगा 800 किलो जूल पर किलो मोल, ठीक है ना। अब आपको ये कैलोरीफिक वैल्यू दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट दिस नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ किलो मोल में। तो आप किलो मोल कैसे निकालोगे, अगर आपका मीटर क्यूब में दिया है नेचुरल गैस, इसको किलो मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ। इसमें सर जो अपनी जो गैस होती है उसमें जो वॉल्यूम रहता है वो 22.4 रहता है। हाँ वेरी गुड, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना मोल कंसेप्ट में, कि 1 kg मोल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपने को किस में करना है 22.4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे नंबर ऑफ केजी मोल्स कितना आ गए 178.57। अब मेरे को एनर्जी कितनी दी गई, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी दी गई 800 किलो जूल पर किलो मोल, तो 800 इंटू 178.57, तो ये आ गई किलो जूल पर आवर। ये तो मेरी हीट इनपुट आ गई, और मेरे को हीट यूटिलाइज कितनी गई, अगर मैं इनपुट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मेरे को दी गई है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी है, मास ऑफ वाटर एवोपरेटेड दी गया है, तो टोटल लेटेंट हीट रिलीज कैसे निकलेगी, Q इक्वल टू M इंटू L। तो M ऑफ kg वाटर एवोपरेटेड इनटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर एवोपराइजेशन, तो ये Q आउटपुट हो गई, ये Q इनपुट हो गई, तो ये मेरी टोटल एफिशिएंसी हो गई। समझ में आया, आ गया। तो क्या है ना, इस तरह के सवाल में आपको कुछ भी न्यूमेरिकल से में देखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ वो देगा। अब ये वाला सवाल बताओ, इसको मैं नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, अब ये तो आप लोग बताओगे। ये भी वैसे ही सवाल है, कुछ नया सवाल नहीं है इसमें। इसमें बोल रहा है अब प्रोडक्शन रेट, ये एवोपरेटर का हीट बैलेंस है, वो ड्रायर का था। अब प्रोडक्शन रेट
from paper machine is 340 tons per day, and inlet and outlet dryness to paper machine is 40% and 95% respectively. Evaporated moisture temperature is 80 degree centigrade. To evaporate the moisture, the steam is supplied at, ये 3.5 है, 35 नहीं है, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, एवोपरेटर्स में लो प्रेशर स्टीम यूज करते हैं. 35 क्या होती है, हाई प्रेशर स्टीम होती है, एमएस स्टीम होती है. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, लो प्रेशर स्टीम यूज करते हैं. द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट 3.5 kg per centimeter square is 513 किलोकैल पर kg दी गई है. Assume 24 hours a day per operation. Estimate the quantity of moisture to be operated. दूसरा उसने क्या पूछा, इनपुट स्टीम क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर एवोपरेशन, और कंसीडर द एंथैल्पी ऑफ एवोपरेटेड मॉइस्चर इज 632 किलो कैलोरी पर केजी. तो बताओ कैसे करेंगे इसको, हाउ टू प्रोसीड, पहले कैसे प्रोसीड करना है बताओ. पहले मास तो निकाल लेते हैं. हाँ, सबसे पहले जब भी इस टाइप के सवाल है ना, तो फर्स्ट है कि आपको मास निकालना है. तो हाउ टू फाइंड द मास, तुझे टेल मी हाउ टू फाइंड द मास इन दिस न्यूमेरिकल. Yeah, following. How to find the mass in this numerical? You have to do the solid balance first. ओके, इसमें एक चीज और है, जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहा है वो पर आवर बेसिस पे पूछ रहा है. लाइक बी में पूछा हुआ है एक टोटल, पहला तो एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर टू बी एवापोरेटेड, दैट इज वो तो एक पूरा मास मुझे निकालना है. और है कि पर आवर में पूछ रहा है, इनपुट पर आवर में क्वांटिटी पूछ रहा है, पर आवर में पूछा है. कंसीडर एंथैल्पी. ओके, तो पहले तो हम 340 टन्स को पर डे के आप मत हिसाब से बताओ, आप उसको मत पहले बताओ, पर आवर. आप मत बताओ, आपसे बात पूछो. खुशहाल बताओ, तुम बताओ खुशहाल. खुशहाल है नहीं. हरविंदर तुम बताओ. इसमें क्या है सर, जो टीपीडी है उसको केजी पर आवर में कन्वर्ट किया है सर, ठीक क्योंकि है. अपने में हाँ. आवर में निकालना है. तो इसमें जो सर फिर अपने आउटपुट हो रहे हैं सर, वो निकाला हुआ है सर इसमें. अब इसमें ये समझ नहीं आया, मास है उसमें ये 0.95 का मतलब दिया हुआ है. देखो बहुत सिंपल सा सवाल है. देखो जब तक, देखो हमेशा है ना, आप जो सॉलिड बैलेंस करते हो ना, तो आपको आइदर ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो आउटपुट जनरली वो देते हैं, तो जैसे इसमें दिया ना प्रोडक्शन रेट फ्रॉम पेपर मशीन 340 टन पर डे, तो उसने आउटपुट दे दिया. सबसे बड़े काम तो उसने किया, आउटपुट दे दिया आपको. अब वो कह रहा है कि आपका जो इनलेट और आउटलेट ड्राइनेस है, मतलब आपका जो इनलेट जो आपका मॉइस्चर था, वो आपका जो इनलेट जो मॉइस्चर था वो 60% था, और ड्राइनेस थी 40%. जब आपका जो निकला वो, तो वो था 95% ड्राइनेस और 5% मॉइस्चर. ओके, तो इनिशियली वी आर मेंटेनिंग 60% मॉइस्चर, आफ्टर दैट वी आर मेंटेनिंग 5% मॉइस्चर. तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू द फर्स्ट फाइंड द सॉलिड बैलेंस. तो इसमें हमको ये पता चल गया कि अमाउंट ऑफ सॉलिड इन द आउटपुट कितना होगा, 0.95 इंटू 14116 इंटू 1347.6. अब यही सॉलिड मेरे कहाँ होंगे, इनपुट में होंगे कि नहीं होंगे, हरविंद्र बताओ. सॉलिड थोड़ा उड़ेंगे. हाँ यही होंगे सर, मॉइस्चर अलग हो जाएगा पर ये सॉलिड हाँ, यही तो अब मेरे को अब ये मेरे को बताओ कि इनपुट में आपका टोटल क्वांटिटी हम लोग जो सिस्टम में डाल रहे थे कितना है. इनपुट मान के चलो x है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ. अभी मैं सेकंड स्लाइड नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग चीटिंग कर लेते हो, देख लेते हैं यहाँ पे. इनपुट x बताओ मेरे को कितना आ रहा है. इनपुट x जो हम लोग डाल रहे हैं ना, पेपर मशीन से जो आ रहा है ना इनपुट x हम लोग डाल रहे हैं, x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, कैलकुलेट करते हैं. ये हो जाएगा ना सर, ये जो अपना टोटल मास आउट में हो रहा है ना सर, उसमें 60% ये रहेगा सर. क्या रहेगा, जैसे 40% मॉइस्चर है, तो 40% मॉइस्चर नहीं है, ड्राइनेस लिखा हुआ है, पढ़ो ना. इनलेट एंड आउटलेट ड्राइनेस, इनलेट ड्राइनेस है, 60% मॉइस्चर है, 40% ड्राई है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको. हाँ सर जब आएगा 13457.7 इस तरह के सवाल आएंगे भाई, यही सवाल आएगा एग्जाम में, सही आते हैं. ये तो क्या वो है निकालो सर, कितना आ रहा. इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगता है. अभी अभी तक करेंगे ना, धीरे धीरे सब आ जाएंगे सर. ये हाँ, इस टाइप के सवाल ही करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है. तो 33,644 आ रहा है आपका, ठीक है ना. कितना आ रहा है, 33,642 आ रहा है. तो अब ये क्या आ गया, आपको टोटल एक्स आ गया, ठीक है ना. अब आपको ये पता है कि सॉलिड कितना है, तो सॉलिड को माइनस कर दूंगा तो इनपुट मॉइस्चर कितना आ गया मेरे को, सॉलिड माइनस कर दूंगा, इनपुट मॉइस्चर निकल गया मेरा.
हाँ अब सर तुम्हारा समझ में आया? तो अब जब टोटल मॉइस्चर एवोपरेटेड कितना निकल गया, अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेटेड 19476 kg पर आवर। मतलब अगर 5 नंबर का सवाल है तो 2.5 या 3 नंबर तो आपको यहाँ मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, इनपुट स्टीम क्वांटिटी निकालनी है रिक्वायर्ड फॉर एवोपरेशन पर आवर। तो अब कैसे निकालेंगे? अब बताइए अमित जी, आप बताइए अब सेकंड पार्ट। हाँ, ये एक मिनट, मुझे सेकंड पार्ट थोड़ा दे। इनपुट स्टीम क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एवापोरेशन। आपको लेटेंट Okay. हीट दी गई है तो ना, लेटेंट हीट दी हाँ, गई है ऑलरेडी, यू हैव टू गिवन। तो आपको evaporated क्यू का moisture हाँ temperature is हाँ evaporated moisture temperature is 80 degrees. तो 80 degrees मेरा moisture, to evaporate moisture the steam is supplied at 35. This is the 3.5 pressure. दिया है। अब Okay. मॉइस्चर आपको Second. कितना, मॉइस्चर आपने निकाल दिया ना भैया, आपने मॉइस्चर यहाँ निकाल दिया, कितना अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेटेड था। हाँ, ओके, सो दैट इज, ये मेरा अब जो है, जो मेरा मुझे स्टीम का क्वांटिटी मिल गया है, राइट? पीछे क्वेश्चन में एक आपने बार आइएगा। आपको ये, और इसमें ये भी दिया गया है, एक और चीज आप नोट कर लीजिए, एंथैल्पी और मॉइस्चर भी दिया गया है। हाँ, इसमें ये डेटा तो स्टीम प्रेशर तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अब मुझे उसका उस जगह का एंथैल्पी मिल गया है। हाँ, एंथैल्पी दिया हुआ है इसमें वैसे ऑलरेडी 632 किलो कैल पर तो केजी। तो आपने क्या किया, जो आपका 632 किलो कैल अपना दिया हुआ है, और आपका जो 19467 अपने को मिला मास का, भाई आपने वहां से ले लिया, तो आपका इक्वेशन 6 आ गया। और आपने क्या किया, m इंटू एल, मतलब आपने को क्या करना है, अपने को जो स्टीम से जो हीट निकलेगी ना, स्टीम से जो हीट निकलेगी वो क्यू निकालना है अपने को। आप इस तरीके से समझिए। तो क्यू इक्वल टू एम इंटू एल होता है। अगर मैं लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्यू क्या होता है, करेक्ट, एम इंटू एल होता है। अब आपके पास उसने एंथैल्पी मॉइस्चर की दी है, तो एंथैल्पी मॉइस्चर की कहां से आएगी, स्टीम से आएगी ना भाई। गर्मी तो उसको स्टीम दे रही है, राइट, हीट तो राइट। और एंथैल्पी उसने स्टीम की एंथैल्पी दे दी है वाटर वेपर मॉइस्चर की। जब से एंथैल्पी दे दी गई है और उसका मास मेरे को पता है, तो मेरे को कितना हीट होगा उसके अंदर, मॉइस्चर के अंदर, वो मैं निकाल सकता हूँ एंथैल्पी से मास को मल्टीप्लाई कर, ठीक है मास ना। इनटू एंथैल्पी, हाँ राइट। बस मास इंटू एंथैल्पी कर दिया, तो टोटल ओके, क्यू निकल गया, अमाउंट ऑफ हीट कितना है। अब वो अमाउंट ऑफ हीट किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, जितना मैं लेटेंट हीट जो मैं दे रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली इस टाइप के सवाल में आपने एक चीज नोटिस नहीं करी कि हम लोग जितना भी लेटेंट हीट दे रहे हैं, वो किसमें आप हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, वो जो मॉइस्चर को उड़ाने में हीट अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा इस टाइप के सवाल में क्या करना पड़ेगा, जो लेटेंट हीट हम लोग स्टीम से दे रहे हैं, नेचुरल गैस से दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो हीट की क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके का ये न्यूमेरिकल है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल बीडब्ल्यू में हर बार पूछे जाते हैं, मतलब कई बार वो ड्रायर का दे देगा या बॉयलर का दे देगा थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये आपका हो गया। अब इसका एक और डायग्राम आता है, कंसेप्ट ऑफ सैंके डायग्राम। ये भी मतलब 2-3 बार बीडब्ल्यू में, मतलब हर 2 साल 3 साल बाद रिपीट होता है कि पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सैंके डायग्राम, ठीक है ना। दूसरा आपको उसका ये सेकंड पार्ट मिलेगा कि एक्सप्लेन द सैंके डायग्राम विद एग्जांपल, ठीक है ना। तो सैंके डायग्राम होता क्या है, कोई बताएगा? सैंके डायग्राम क्या होता है? कंपोनेंट डिवीजन कर रहा है लॉसेस का। देखो सैंके डायग्राम आप किसी भी चीज का बना सकते हो, जरूरी थोड़ा है आपको उसका बनाना है। अगर मान के चलो मेरे को सीमेंट प्लांट का सैंके डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाओगे, कोई बताएगा? अगर मान के चलो हम लोगों को सीमेंट प्लांट का हाँ, सैंके डायग्राम बनाना है, कैसे बनाऊंगा बताओ? एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी को लेके। हाँ देखो तो सैंके डायग्राम क्या करता है कि जो वेरियस नोड्स होते हैं, आपके जो नोड्स दिखाई दे रहे हैं, देखो जैसे कि ये है, जैसे कि मैं इन्होंने एक अपना कंबक्शन इंजन का ले लिया है, आपका 100% फ्यूल फायर्ड हो रहा है, ठीक है हमारा ना। फ्यूल फायर्ड होगा तो क्लिंकर के हाँ साथ क्या टेम्परेचर बाहर जाएगा, फ्लू अभी गैसेस के मैं साथ इसका क्या समझाता बाहर। हूँ, इसका मैं समझा देता हूँ, आप लोग सीमेंट प्लांट को मैं समझा देना। जैसे कि मान के चलो आपने 100% फ्यूल, आपने जितना इनपुट लिया, ये मेरा इनपुट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है सैंके एग्जाम, ये अपना इनपुट हो गया, ठीक है ना। इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो जो कंपोनेंट मेरा ज्यादा होगा, उतना उसका जो विथ होगा एरो का, वो उतना मोटा होता जाएगा, ये ऐसा बोलता है। A Sankey diagram is a visualization technique that allows to display of flows. Several entities are represented by rectangle or text.
their links are represented with arrow act that have width is proportional to the importance of the flow। समझ में आया? तो जितना ज्यादा मोटा होगा ना जिसका विथ, जैसे ये 40% दिया हुआ है एग्जॉस्ट गैस, तो इसका विथ ज्यादा है आपका, समझ में आया? ये 30% इसका विथ कम है, तो जितना आपका लॉसेस कम होते जाएंगे आपकी विथ है, तो जिसका ज्यादा विथ होगा उसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है ना, ये बोलता है। अब हमने जो इनपुट लिया, इसके इनपुट में हमारे क्या क्या लॉसेस हुए हमने सेंके डायग्राम से दिखा दिया, और जिसमें ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं उसको हमने विथ हाई विथ से दिखा दी, जिसमें कम लॉसेस हो रहे हैं हमने उसको कम विथ से दिखा दिया, और जो आउटपुट हो रहा है उसको हमने ऐसे दिखा दिया। तो ये बोलते हैं सेंके डायग्राम। तो सेंके डायग्राम किसी भी, आप किसी का भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसका बनाना है, सीमेंट प्लांट का, एनर्जी का, किसी भी चीज का आप बना सकते हो। आपका नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि मैं इंडिया में बोलता हूँ, इंडिया की नंबर ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अगर मान लो 140 करोड़ की पॉपुलेशन मेरे को बोलते हैं कि इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और उसको मैंने डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, मान लो 25 स्टेट में, तो हमने बोल लिया कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, यूपी फिर में हमने बोला इसका है, तो इसका एरो ज्यादा भारी बनेगा, सबसे थिक तो ऐसे, एरो बनेगा। तो ये ऐसे 25 एरो बनेंगे, तो ये मेरा क्या होगा, ये इनपुट है। एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या क्या आउटपुट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या बताता है, हमारा सैंके डायग्राम बताता है। क्या बताता है? सैंके डायग्राम बताता है। तो जनरली हम लोग जब इसको हम लोग एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, तो एक टूल है, अगर हम लोग उसको बोल लेंगे, तो सैंके डायग्राम इज यूजफुल टूल रिप्रेजेंट इंटायर इनपुट एंड आउटपुट एनर्जी फ्लो एनर्जी रिक्वायरमेंट सिस्टम जैसे बॉयलर जनरेशन, फायर हीटर। The flow are represented by arrows. The width of arrow is directly proportional to the size of equal flow. तो ये जो डायग्राम होते हैं रिप्रेजेंट क्या करते हैं, वेरियस आउटपुट को और लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो एनर्जी मैनेजर्स होते हैं वो बड़े कंफर्टेबली आपका समझ लेते हैं। समझ में आया? तो ये जो चीज है, सैंके जो डायग्राम है आपका, सैंके डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, और क्योंकि आपका हर 2 साल 3 साल में 1 नंबर का 2 नंबर का तो पूछ सकता है, 5 नंबर का भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि सैंके डायग्राम होता क्या है, ठीक है ना। तो ये सैंके डायग्राम हो गया। तो जैसे कि 100% आपने फ्यूल ले लिया, और उसके रेस्पेक्ट में क्या क्या आउटपुट आ गया। अब मेरे को बताते हैं ऑब्जेक्टिव के सवाल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल बैलेंस इज टू एक्सेस द, क्या होगा बताओ? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव होगा। हरविंदर जी आप बताना दूसरा वाला, ठीक है ना। In the material balance of process or unit operation process, which component will not be considered on the input side? बताओ हरविंदर जी। इसमें सर भाई ये बोल रहा है कि अगर मैंने मटेरियल बैलेंस करता हूँ कोई भी चीज का, ठीक है ना, जी सर, तो मटेरियल बैलेंस में करूंगा किसी भी चीज का, वो कह रहा है इफ द मटेरियल बैलेंस ऑफ प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस विच कंपोनेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड ऑन द इनपुट साइड। कौन सा कंपोनेंट हम लोग इनपुट साइड पे नहीं लेंगे? पहला दिया केमिकल, दूसरा दिया वाटर एयर, तीसरा दिया रिसाइकिल, चौथा दिया बाय प्रोडक्ट। कौन सा नहीं करेंगे बताओ? इसमें सर बाई प्रोडक्ट नहीं लेते ना सर इसमें। वेरी गुड, बाय प्रोडक्ट नहीं लेंगे। बाय प्रोडक्ट क्या आएगा आपका? आउटपुट में आएगा। तो इस तरीके से एक एक नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है ना। इफ द इन अ मटेरियल बैलेंस ऑफ प्रोसेस रिसाइकिल प्रोडक्ट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ इनपुट इनपुट टू अ प्रोसेस, आउटपुट टू अ प्रोसेस, बोथ ए एंड बी, डी, नन ऑफ देम। ये आ चुका है बीडब्ल्यू के पेपर में। क्या आएगा बताओ? इनपुट में आता है सर, किस में आएगा? इनपुट में आता है ना इनपुट टू, सर। हाँ इनपुट टू प्रोसेस आएगा, क्योंकि क्या है हम लोग रिसाइकिल करके वापस से इनपुट में डालते हैं, तो उसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। फोर्थ वाला बताओ। इन अ केमिकल प्रोसेस टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी, ये भी आ चुका है बीडब्ल्यू के एग्जाम में, आर यूज्ड एज अ रिएक्टेंट इफ द कन्वर्जन इज 58% एंड बी रिएक्ट एज इक्वल प्रोपोर्शन, देन कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। बताओ इसका क्या होगा? फिफ्थ वाला बताओ। फोर्थ वाला न्यूमेरिकल करो भी, अगर नहीं आता तो कल पूछ दूंगा, बताना, वरना फोटो ले लो, वरना अभी कल मैं आपको ऐसे स्लाइड दे दूंगा उसकी पीडीएफ में, पढ़ लेना। इन अ हीट ट्रीटमेंट फर्नेस the material is heated up to 800 degrees centigrade from the ambient temperature at 30 degrees centigrade. Considering the specific heat of the material is 0.13 kilocal per kg degree centigrade, what is the energy contained in the 1 kg of material after heating? इसमें क्या सर कैसे वो निकालें? एनर्जी की इक्वेशन लगेगी, एमसीपी डेल्टा टी। हाँ तो यही लगेगा, एमसीपी डेल्टा टी लगा देना, तो 1 नंबर का ही आपका सवाल आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये हमें यूनिट देख लिया, अगर जब भी एमसीवी डेल्टा टी लगाना होना चाहिए तो यूनिट कंसिस्टेंट में होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा 6 सवाल क्या है, इन यूटिलिटी स्टीम बॉयलर द हीट लॉसेस ड्यू टू रेडिएशन नॉर्मली इन द रेंज ऑफ, मेरे ख्याल से डी रहेगा इसका आंसर, 8% आएगा। एक बार उसको सपने पढ़ाएगा, देख लेना कितना में डी आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना। एनर्जी सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी क्यू इन किलो कैलोरीज इक्वल्स टू, सेवंथ वाला बताओ क्या होगा, 860 into 2 किलोवाट आवर। अच्छा Sankey diagram is a useful tool to represent, Sankey diagram is useful tool to represent क्या है, इनपुट एंड आउटपुट एनर्जी फ्लो, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट, ये इनपुट, ठीक है ना। अब देखो अभी जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली है, तो आप मैक्सिमम आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव खुद ही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल टू डिटरमाइन द हीट ड्यूटी, तो कर ही लोगे, सिंपल सा है, ये भी कर लोगे। ये न्यूमेरिकल्स हैं, ड्यूरिंग द एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्कीम, ये न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना। ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ये वाला थर्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको बताओ कैसे करेंगे। A sample of coal from the mine is found to contain 67.2% carbon and 22% 3% ash. The refuse obtained at the end of the combustion is analyzed to contain 7.1% carbon and rest is ash. Compute the original percentage of original carbon unburned in the refuse. तो कैसे करेंगे बताओ। ये तो मास बैलेंस का पूरा प्योरली मास बैलेंस का क्वेश्चन हो गया। फिक्स्ड कार्बन की बात कर रहा है ना ये, तो फिक्स्ड कार्बन कितना है इसमें आपको मैं हिंट दे देता हूँ, अब करके देखिए, नहीं आता तो मैं बताऊंगा कल। एक दिन कल या परसों में एक दिन न्यूमेरिकल का रखेंगे, इसका पूरा जो डिस्कशन है, कोई न्यूमेरिकल अभी बहुत सारे इसके बच्चे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सब न्यूमेरिकल एक दिन डिस्कस करने पड़ेंगे, सारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो BEE के पेपर में आ चुके हैं। तो इसमें मैं आपको हिंट देता हूँ, इसमें करना क्या है पता है आपको, एच जो है ना, एच वो दोनों में सेम रहेगी, बस इतना समझ लो। जो एच कंपोनेंट रहेगा ना, वो इनपुट में भी सेम रहेगा, आउटपुट में भी सेम रहेगा, समझ में आया। एश कंपोनेंट इनपुट में भी सेम रहेगा, आउटपुट में भी सेम तो रहेगा, आप, मैंने लेकिन क्या बताया, 7.1 जो है वो कार्बन, ऊपर वाले कार्बन में भी इंक्लूडेड है। नहीं आप समझे नहीं, इसमें बहुत सिंपल सा पूछ रहा है। अ सैंपल ऑफ कैल फ्रॉम माइन फाउंड टू कंटेन 67.2% कार्बन एंड 22% एच दे रहा है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि रिव्यू ऑब्टेन्ड एनालाइज टू कंटेन 7.1% कार्बन, रेस्ट इज एच। बाद में कह रहा है कि जितना बचा है वो सब कार्बन, आपका लगभग 93% के आसपास लगभग आपका एच बचा है और 7% कार्बन बचा है। तो आपका जो एच का जो कंपोनेंट होगा, जो आपका एच का जो कंपोनेंट होगा वो आपको निकालना है। एच का निकाल लोगे तो जो आपका जो ओरिजिनल अनबर्न्ड कार्बन है वो भी निकल जाएगा, कितना अनबर्न्ड रह गया है, ठीक है ना। तो ये हिंट दे दिया, क्योंकि जब भी आप लोग पार्शियल मटेरियल बैलेंस करते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको टाई कंपोनेंट ढूंढना पड़ता है। टाई कंपोनेंट का वो कंपोनेंट होता है जो आपका इनपुट में भी सेम रहेगा और आउटपुट में भी सेम रहेगा। तो ये वाला जो सवाल है, ये वाला BEE में आ चुका है, कोई किसी रिफ्यूज का मतलब, ये रिफ्यूज का मतलब तो हो गया पार्शियली बर्न्ड कोल मेरा निकल रहा है, हाँ है ना। दैट इज, इसमें फिक्स्ड कार्बन वाला फंडा नहीं है, इसमें इस वाला नहीं है, इसमें आपको एच बैलेंस करना पड़ेगा। एच जैसे हम लोग वाटर और वाटर वाला कर रहे थे ना, वाटर और सॉलिड वाला, वही कंसेप्ट है। कर लो, मैं नहीं आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन ये वाला सवाल करना जरूरी है, क्योंकि थर्ड वाला जो सवाल है जो मैंने स्लाइड में डाले वो करने हैं, और जो ये कार्बन वाला आ चुका है 1-2 बार, तो यही पूछता है BEE। ये वाला भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला, ये भी आ चुका है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ये तो आएगा नहीं, करवा दूंगा फिर भी। और ये वाले कर लेना, जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ सैंके डायग्राम, एनर्जी बैलेंस कंसेप्ट, concept of describe the energy balance across the DG system, explain the concept of mass and energy balance। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब कर लेना। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये तो BEE के हैं। देखो ये भी देखो, अब देखो BEE ने हर साल यही सवाल पूछे हैं। देखो हर साल वो यही पूछती है, इन अ केमिकल फैक्ट्री वेयर डाइज आर मेड, वेट केक एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, 60% मॉइस्चर था, पुट इन द ड्रायर टू ऑब्टेन हैविंग ओनली 5% मॉइस्चर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन ईच बैच अबाउट 120 kg ऑफ मटेरियल इज ड्राइड।
तो वही सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं जो अभी करवाया था मैंने? देखो पूरा वैसा है कि नहीं है अमित जी? वैसा ही सवाल है ना पूरा? वेरी 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 सिमिलर, हाँ बीडब्ल्यू में सिमिलर फंडा वाला है। वही है वही, तो इसलिए बीडब्ल्यू है ना, और कोई आपसे अलग से नहीं पूछती है। जो मैंने न्यूमेरिकल पढ़ाया है उसी में से आएगा, और वो हर साल ये 2017 में आया हुआ है, ठीक है ना? तो इस टाइप के सवाल ही आएंगे आपको। तो अगर आप इस टाइप के सवाल कर पा रहे हो अभी, तो समझ लो थ्योरी तो आप कर ही लोगे, थ्योरी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें लोग घबरा जाते हैं। न्यूमेरिकल्स कर लोगे, थ्योरी कर लोगे, एक एक नंबर लोगे, तो पास तो हो ही जाओगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो ये आपको करने हैं ये वाले सवाल, ठीक है ना? तो इसका सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, वापस से वही वाला आ रहा है कॉस्ट, ठीक है ना? तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ये पीडीएफ पढ़ लेना एक बार, और उसको हम लोग फिर खत्म करेंगे, ठीक है ना? तो कल क्या है, कल मैं हो सका तो कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आधा घंटा, फिर हम लोग दूसरा डिस्कस करेंगे अपना अपना ये क्या कहते हैं